हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है किंगडम मोनेरा का। इसको बैक्टीरिया विद कोर्स ऑफ या फिर जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो इतनी सारी उपाधियां माइकोप्लाज्मा को क्यों दी गई हैं, ऐसा क्या खास है माइकोप्लाज्मा के अंदर, ये सारी बातें आज के वीडियो लेक्चर से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। इससे पहले हम माइकोप्लाज्मा को पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। किंगडम मोनेरा के अंदर आप जानते हैं कि सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जो कि सबसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहता है। फिर हमने पढ़ा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जो थर्ड ग्रुप है किंगडम मोनेरा का, उसके अंदर माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज को रखा गया है। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा को पढ़ने से पहले, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे इस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया। माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया नोकार्ड एंड रोक्स ने। नोकार्ड और रोक्स दो साइंटिस्ट थे। ये स्टडी कर रहे थे कि कुछ एनिमल्स के अंदर बीमारियां कैसे हो रही हैं। ये कैटल की स्टडी कर रहे थे, यानी काऊ और बफेलो वगैरह के बारे में ये स्टडी कर रहे थे। उनको निमोनिया हो गया था और ये दोनों ये जानना चाह रहे थे कि निमोनिया के पीछे कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इस कोजल ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए इन्होंने एग्जामिन किया इन एनिमल्स के प्लूरल फ्लूइड्स का। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक इमेज बनी हुई है जिसमें ह्यूमन लंग्स का फोटो आपको दिख रहा होगा। ह्यूमन लंग्स के चारों तरफ आपको येलो कलर की एक कैविटी दिख रही होगी, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। इस कैविटी के अंदर यहाँ पर ये जो येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से, शॉक वगैरह से। इसी प्लूरल फ्लूइड को निकाल के ऑब्जर्व किया नोकार्ड एंड रोक्स ने, और इन्होंने देखा कि इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने स्टडी किया और ये पाया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है, यानी कि ये अपनी आप मूव नहीं कर सकते, ग्राम निगेटिव है और प्रोकैरियोटिक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी पाया कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास सेल वॉल नहीं है। अब ये एक अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए जिनको बाद में कहा गया माइकोप्लाज्मा। जो डिजीज ये कर रहे थे कैटल के अंदर, निमोनिया वाले लक्षण वाली जो डिजीज ये कर रहे थे, उसका नाम रख दिया गया बोवाइन प्लूरो निमोनिया। बोवाइन का मतलब है यहाँ पर कैटल, प्लूरो का मतलब है ये प्लूरल फ्लूइड में रहता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, और निमोनिया यानी कि ये निमोनिया जैसे लक्षण वाली एक डिजीज है। यानी कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये प्लूरो निमोनिया करता है। इस डिजीज का ये नाम हमने रख दिया और इस ऑर्गेनिज्म को कहा गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में जो चीजें ऑब्जर्व की नोकार्ड एंड रोक्स ने, वो उन्होंने ये पता लगाया कि ग्राम निगेटिव है, प्रोकैरियोटिक है और बिना सेल वाल के ये है, यानी कि ये बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट है। बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी सेल वॉल होती है और इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। इसके साथ साथ ही इन्होंने ये भी पता लगाया कि ये बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, यानी कि जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज होता है ये उससे भी छोटा है। आगे इसी वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे, प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये पता लग सका कि ये बैक्टीरिया से साइज में छोटा है। और एक चीज इन्होंने ये भी पता लगाई कि इसका जो जीनोम होता है, यानी कि इसका जो जेनेटिक कंटेंट यानी न्यूक्लियोइड होता है, वो भी बैक्टीरिया से साइज में छोटा होता है। तो ये बातें इन्होंने पता लगा ली। अब इसी तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि ये प्लूरो निमोनिया कोज करने वाला माइकोप्लाज्मा है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को और दूसरे एनिमल्स से भी आइसोलेट किया गया। कुछ एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे अदर एनिमल्स में भी ये ऑर्गेनिज्म पाया गया जहां पर ये डिजीज कर रहा था। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर कर लिए जो कि बिल्कुल उसी तरह के थे जैसा जो ऑर्गेनिज्म था जो प्लूरो निमोनिया कर रहा था। अब इसी वजह से इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का एक नाम रख दिया गया जिसमें इनको कहा गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमने ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में डिस्कवर किए हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ऑर्गेनिज्म वो थे जो प्लूरो निमोनिया कर रहे थे। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म हो गई वो हो गई PPLO। इसी वजह से माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है। बाद में माइकोप्लाज्मा का जो नाम माइकोप्लाज्मा रखा वो रखा नोवाक ने।
अब इसी तरह के बहुत सारे माइकोप्लाज्मा के जैसे और ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर होते रहे, जिनको कहा गया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ही मिलते जुलते थे माइकोप्लाज्मा से। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक क्लास के अंदर प्लेस कर दिया, जिस क्लास का नाम रखा गया मोलिक्यूट्स। ये आपको याद रखना है कि एक क्लास बनाई गई मोलिक्यूट्स नाम की, और मोलिक्यूट नाम की इस क्लास के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल माइकोप्लाज्मा के जैसे थे उनको क्लासिफाई करके रख दिया गया। यहाँ पर 8 जेनरा क्लासिफाई किए गए हैं, जिनमें से कुछ जेनरा के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि है एक्लियोप्लाज्मा, एनेरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा एंड यूरियाप्लाज्मा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ये जेनरा हैं, ये 8 के 8 जो जेनरा हैं, इनके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बिल्कुल माइकोप्लाज्मा के जैसे ही हैं। अब माइकोप्लाज्मा के जैसा होने के लिए क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है बैक्टीरिया का, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा फीचर इनका होता है कि इनका जो जीनोम होता है बहुत ही छोटा होता है, एक बैक्टीरिया के जीनोम से भी छोटा इनका जीनोम होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ह्यूमन पैथोजन माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम का। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम का जो जीनोम होता है उसके अंदर सिर्फ 1000 जीन्स होते हैं, और कई बार इसके अंदर 1000 से भी कम जीन्स होते हैं। अब जीनोम जो होता है बैक्टीरिया का इससे थोड़ा बड़ा होता है। बैक्टीरिया के अंदर 1500 to 2000 जीन्स होते हैं, और ह्यूमंस के अंदर तो 50,000 जीन्स होते हैं। तो ये चीज़ें हमने समझ ली हैं कि जो माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के जैसे ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही थोड़े से जीन्स को कोड करता है। अब हम ये समझते हैं कि ये बात हमें कैसे पता लगी कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है। इसको प्रूव करने के लिए बैक्टीरियल फिल्टर्स का यूज किया गया। यहाँ पर आप ये समझिए कि ये हमारे पास एक फिल्टर है। इस फिल्टर के छेद इतने पतले हैं कि इससे होकर के बैक्टीरिया नहीं निकल सकता। जैसे कि जनरल एग्जाम्पल हम लें, जब हम चाय बनाते हैं तो उसको छानने के लिए हम एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं। उस छलनी में जैसे हम चाय डालते हैं चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और जो हमारी चाय होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि उसके छेद इतने पतले होते हैं कि चाय की पत्ती जो होती है वो ऊपर ही रुक जाती है। इसी तरह का एक फिल्टर इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया जिसको कहते हैं बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर का छेद इतना पतला होता है कि उसके थ्रू बैक्टीरिया नीचे नहीं जा सकता, यानी कि जो बैक्टीरिया का एवरेज साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, और ये जो छेद होते हैं बैक्टीरियल फिल्टर के अंदर ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। अब एक कल्चर मीडियम लिया गया, जिस कल्चर मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, उन बैक्टीरिया को इस बैक्टीरियल फिल्टर से होकर के गुजार दिया गया। अब जिस कल्चर मीडियम को हमने इस बैक्टीरियल फिल्टर से गुजार दिया था, जितने भी बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे के सारे बैक्टीरियल फिल्टर में ऊपर की तरफ रह गए और नीचे हमारा कल्चर मीडियम आ गया। अब जब उस कल्चर मीडियम को देखा गया ध्यान से तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स अभी भी ग्रो करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म का जो साइज देखा गया तो ये समझ में बात आ गई कि इन ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बैक्टीरिया के साइज से छोटा है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये आइडेंटिफाई हुए और ये बात पता लगी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा साइज होता है माइकोप्लाज्मा का। और ये वायरस नहीं है, ये इस बात से प्रूव हुआ कि वायरस जो होता है वो लिविंग सेल के बाहर डेड होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा लिविंग सेल के बाहर भी एक्टिविटीज अपनी करता रहता है, ग्रो कंटिन्यूसली ये करता रहता है। तो ये बात भी यहाँ पर प्रूव हो गई कि ये वायरस नहीं है। अब ये बोला गया कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सिमिलर है, बस इसने अपनी जो सेल वॉल है उसको रिमूव कर रखा है। इसी वजह से इसको एक उपाधि दे दी गई जिसमें इसको कहा गया बैक्टीरिया विद कोट्स ऑफ, जिसकी बात हमने करी थी इंट्रो में। वहां पर हमने कहा था कि कुछ उपाधियां प्रदान की गई हैं माइकोप्लाज्मा को, तो सबसे पहली उपाधि ये हो गई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरिया विद कोट्स ऑफ, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया की तरह है दिखने में, बैक्टीरिया के साइज से थोड़ा सा छोटा है और इसके पास सेल वॉल जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं शेप एंड साइज के बारे में एक माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल ना होने की वजह से वो अपनी शेप को कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है, और जो ऑर्गेनिज्म अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं उनको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक। माइकोप्लाज्मा जो होता है कुछ कंडीशंस में आपको स्फेरिकल दिखाई देगा, कभी कभी आपको फिलामेंटस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है और सेल वॉल ना होने की वजह से इसकी जो सेल की रिजिडिटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं रहती है और वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी शेप को
चेंज कर सकता है। इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, ये हमने समझ लिया, बैक्टीरिया से भी छोटा ये होता है। इसका साइज 200 to 300 नैनोमीटर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। जब हम बैक्टीरिया वाला वीडियो लेक्चर पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। इनको बैक्टीरिया ऐसी वजह से बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया के सिमिलर ही इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं वो सभी बैक्टीरिया ही हैं, बस उनकी थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर हमने अलग अलग बना दी है। अब क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, इसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं है, इसलिए बारी आती है इनको दूसरी उपाधि देने की। कोई डेफिनिट शेप ना होने की वजह से और कंटिन्यूसली इनका अपना जो शेप है वो बदलते रहने की वजह से इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया। जिस तरह से यहाँ पर आप ये जोकर देख रहे हैं, एक जोकर अपना चेहरा वगैरह बदल सकता है, इसी तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये अपने शेप को बदल सकते हैं। इनके पास कोई डेफिनेट सेल वॉल नहीं है और ये अपना कंटिन्यूसली शेप चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से इनको ये उपाधि प्रदान की गई और इनको कह दिया गया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पर आप इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि इनको प्लांट किंगडम के जोकर क्यों कहा गया है। जिस टाइम ये उपाधि इनको दी गई उस टाइम सिर्फ दो ही किंगडम होते थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया था। इसी वजह से इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। अब इसका जो शेप होता है कभी कभी कुछ कंडीशंस में जब हम इसको एगार मीडियम में ग्रो करते हैं तो फ्राइड एग्स की तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ फ्राइड एग्स आपके सामने रखे हैं। आपने फ्राइड एग्स खाए होंगे, नहीं खाएं तो कोई बात नहीं। जब हम एग्स को फ्राई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। बीच में इसका येलो वाला पार्ट दिखाई देता है और साइड्स में चारों तरफ इसका व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई देता है। अब इसी तरह से कुछ कुछ जब माइकोप्लाज्मा को एगार मीडियम में ग्रो किया जाता है तो माइकोप्लाज्मा भी दिखाई देता है। माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स होती हैं वो सेंटर में पहले ग्रो करती हैं और उसके बाद में वो चारों तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ कुछ ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि फ्राइड एग्स होते हैं। इसी वजह से कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो फ्राइड एग्स की तरह से दिखाई देता है एगार मीडियम में जब इसको कल्चर किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया माइकोप्लाज्मा। आइए माइकोप्लाज्मा की सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम जान ही चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, नॉन मोटाइल होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है, प्रोकैरियोटिक ये होते हैं और इसके पास एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल नहीं होती है। इसके साथ साथ ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो ये रिप्रोडक्शन का इनका जो प्रोसेस है इसके अंदर ये एंडोस्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है मूवमेंट, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला वगैरह नहीं है, ये सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब है ये किसी सबस्ट्रेटम पर जहाँ पर मिलता है वहाँ पर बस थोड़ा बहुत इधर उधर हिलता डुलता रहता है या फिसलता रहता है। इसकी साथ साथ माइकोप्लाज्मा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की होती है सभी में, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या खासियत है जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है वो होती है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टेरोल्स का होना। ये जो स्टेरोल्स होते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये एनिमल्स के अंदर मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एनिमल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी स्टेरोल्स मिलते हैं क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है। और यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी स्टेरोल्स मिलते हैं। स्टेरोल्स का काम होता है इसको ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देना, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं है और सेल को अलग अलग टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहना पड़ सकता है जहाँ पर इसका वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो वाटर बैलेंस इसमें कराने के लिए इसके पास इसकी जो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती है उसके बीच में स्टेरोल्स के मॉलिक्यूल्स इंसर्टेड रहते हैं। यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं जो एक सेल है माइकोप्लाज्मा की, सबसे बाहर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइपोप्रोटीन की बनी एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बीच में ही यहाँ पर स्टेरोल्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ इसमें 70s राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं और सोल्यूबल प्रोटीन्स एंड आरएनए दिखाई दे रहा है। डीएनए भी इसके अंदर है जो कि फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम डिटेल्स में पढ़े तो जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है और यहाँ पर 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये आप जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं सभी के अंदर 70s राइबोसोम्स ही मिलते हैं। जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हम 80s राइबोसोम्स देखेंगे सेल के अंदर। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल
माइकोप्लाज्मा की सेल के अंदर नहीं मिलता है। ये हमने समझ लिया है कि सोल्यूबल आरएनए और सोल्यूबल प्रोटीन्स मिलते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अभी हमने ये समझ लिया था कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से साइज में छोटा होता है, इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैक्शन भी नहीं किया जाता है और इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में ना होकर के एक बिल्कुल डीएनए डुप्लेक्स की फॉर्म में होता है, यानी डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर नहीं होता है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे एक फाइबर की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, ये सर्कुलर नहीं है और इसके एक एंड पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेटिंग डिस्क। रेप्लिकेटिंग डिस्क जो होती है, जब ये माइकोप्लाज्मा की सेल रेप्लिकेट करती है तो रेप्लिकेटिंग डिस्क इसके डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है बहुत ही छोटे साइज का होता है और बहुत ही कम नंबर्स में ये जीन्स को कोड करता है, ये आप समझ चुके हैं। 600 to 1000 जीन्स को माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है वो कोड करता है। अब हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन माइकोप्लाज्मा के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि ये हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ज़्यादातर ये कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, निमोनिया वगैरह करते हैं, बीमारियां करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पैरासाइटिक होता है और ये पैरासाइटिक फॉर्म में प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहता है। कुछ माइकोप्लाज्मा सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं। ये बड़े आसानी से ऑक्सीजन के बिना रह लेते हैं। ये हो गया माइकोप्लाज्मा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माइकोप्लाज्मा का, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और डिजीज जो माइकोप्लाज्मा कोज करता है। माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस के अंदर बहुत ही सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स की डिजीज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज का मतलब हमारे अंदर जो सांस की बीमारियां होती हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां माइकोप्लाज्मा करता है। इसके साथ साथ ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी इन्फेक्शन करता है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब है कि हमारे अंदर जो पैसेज होता है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है और स्पर्म्स पास होते हैं उसको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। उसके अंदर ये इन्फेक्शन करता है और वहाँ पर कई बीमारियां करता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर यूरिया प्लाज्मा यूरेलाइटिकम का। ये एक माइकोप्लाज्मा है, ये इन्फ्लेमेशन करता है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। मेल और फीमेल्स दोनों में ही इसका इन्फेक्शन होता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया करता है। इसको प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया भी कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया तो नहीं है, बैक्टीरिया से छोटा है, लेकिन फिर भी निमोनिया कर रहा है। तो इसकी वजह से जो निमोनिया कोज होता है उसको प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया या फिर वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा कुछ प्लांट्स के अंदर भी डिजीज करता है, जैसे कि सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनके अंदर भी डिजीज कर सकता है। कुछ कंडीशंस में कैबेज, ब्रोकली, कॉर्न और हनी बीज के अंदर भी डिजीज करता है। अब ये हो गई डिजीज जो माइकोप्लाज्मा कोज कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है माइकोप्लाज्मा का जो होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये आप थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप आज समझ लेंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट होता है। सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है। अब कौन से एंटीबायोटिक्स ऐसे जिनके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट है और क्यों वो रेसिस्टेंस इसके अंदर है, हम वो समझते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि वॉल अटैकिंग होती है। वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स में इंक्लूडेड है पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन। ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये हो गया कि बैक्टीरिया, ये हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। पेप्टाइडोग्लाइकन्स की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको बनाए रखने के लिए एक एंजाइम सिंथेसाइज करती है बैक्टीरिया की सेल, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है ये बहुत ही जरूरी एंजाइम होता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की जो लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, उनकी क्रॉस लिंकिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने एक पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर नैग और नैम सब यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं और इनके बीच में यहाँ पर ये क्रॉस लिंकिंग बनी हुई है। इस क्रॉस लिंकिंग को बनाए रखने के लिए ही एक एंजाइम अभी हमने पढ़ा है जो है ट्रांसपेप्टाइडेज, उसकी जरूरत होती है। अब ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज होता है इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन जो आती है जैसे ही इनको किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है, ये उसके अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, यानी जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, ये इसके अंदर बनने वाले ट्रांसपेप्टाइडेज को
ब्लॉक कर देता है या इसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन जैसे हमने खाई, हमारे अंदर बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बन रहा था वो बनना बंद हो गया। ट्रांसपेप्टाइडेज रिस्पॉन्सिबल था उसकी जो सेल वॉल है उसकी क्रॉस लिंकिंग को बनाए रखने के लिए। अब जो क्रॉस लिंकिंग है वो ब्रेक हो जाती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और सेल वॉल डिस्ट्रॉय होती है, बैक्टीरिया की सेल जो है बस्ट हो जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये एक वर्क होता है वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स का। अब आप ये समझ लीजिए कि जो माइकोप्लाज्मा है उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स बिल्कुल माइकोप्लाज्मा पर काम नहीं करेंगे। पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन आप कितना भी ले लें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होने पर, वो काम इसके ऊपर नहीं करेगा। अब माइकोप्लाज्मा के ऊपर काम कौन सी एंटीबायोटिक्स करेंगी ये भी हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये सारी की सारी माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम करती हैं और माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन को दूर कर देती है। अब ये कैसे काम करती हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये मेटाबॉलिक पाथवे पर काम करती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है एक बैक्टीरिया के अंदर या माइकोप्लाज्मा के अंदर, ये उसके मेटाबॉलिक पाथवेज को ब्लॉक करती है, मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर जाकर के अटैक करती हैं इस तरह से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो माइकोप्लाज्मा के अंदर भी होगा। अब वहां पर जब ये एंटीबायोटिक्स जाएंगी तो ये इसके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देंगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये डेड हो जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है माइकोप्लाज्मा के अंदर। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन कैसे करता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर अभी हमने ये पढ़ लिया है कि इसके अंदर स्पोर्स तो नहीं बनते हैं, इसके अंदर या तो बडिंग होगी या बाइनरी फिशन जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर होता है, इसी तरह से ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर लेता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइकोप्लाज्मा के अंदर कुछ एलिमेंट्री बॉडीज या मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी बनती है। इनको मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इसी वजह से कहा गया कि आप ये समझिए कि माइकोप्लाज्मा कितना छोटा है। माइकोप्लाज्मा का साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, 200 to 300 नैनोमीटर साइज का बस ये है। अब इसके अंदर ही छोटी छोटी सी कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि बाद में जर्मिनेट हो जाती हैं। स्पोर्स की तरह से ये नहीं होती हैं, क्योंकि स्पोर्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और स्पोर्स जो बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में एंडोस्पोर्स बनते हैं, और जो ये बॉडीज हैं इनकी स्ट्रक्चर एंडोस्पोर्स से डिफरेंट होती है। इसी वजह से इनको एलिमेंट्री बॉडीज या मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर ये यूनिट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी सेल्स। एक छोटी सी सेल के अंदर ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से रिलीज हो जाती है और नए माइकोप्लाज्मा को ये प्रोड्यूस कर देती है। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड। इसके साथ साथ हमारा माइकोप्लाज्मा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को एक बार समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि नोकार्ड एंड रोक्स ने डिस्कवर किया माइकोप्लाज्मा को, इनको माइकोप्लाज्मा नाम दिया नोवाक ने। इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और भी डिस्कवर किए गए थे, उन सबको एक क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर रख दिया गया था। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक है, ग्राम नेगेटिव है, और इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है। क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसी वजह से इसको बैक्टीरिया विद कोट्स ऑफ कहा जाता है, यानी कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसने अपने कोट्स वगैरह को उतार के फेंक दिया है। सेल वॉल ना होने की वजह से ये कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है। एगार मीडियम में जब इसको ग्रो किया जाता है ये फ्राइड एग्स की तरह से दिखाई देता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं माइकोप्लाज्मा के, जिसकी हेल्प से आप माइकोप्लाज्मा को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर फाइब्रिलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर नहीं होता है, धागे की तरह का एक डीएनए होता है, और 70s राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा ये जो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के लिए इसके अंदर एलिमेंट्री बॉडीज बनती है, बाइनरी फिशन भी ये करता है, और ये हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की डिजीजेज करता है। कुछ वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा रेसिस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में जितनी चीज़ें आज आपने पढ़ी, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।